सिवान में शहाबुद्दीन की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान गई। तेजाब तक डाल दिया जाता था। लेकिन एक चौहान इतना भौकाली था कि उसने कई बार दौड़ा दौड़ा कर शहाबुद्दीन पर गोलियां चलाई। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि गोरखपुर के गॉडफादर हरिशंकर तिवारी से टकराए। अब जो शहाबुद्दीन अपने दुश्मन को थाने के अंदर घुसकर मार देता था, वो आगे चलकर उसी चौहान को अपना बहनोई बना लेता है। अजीब है लेकिन है सच। पर सवाल बस इतना है कि जो सिवान के सुल्तान कहे जाते थे, उन्होंने दुश्मन को जीजा क्यों बना दिया। बिहार में सियासत किसी की भी हो, लेकिन सिवान में सिर्फ एक ही नाम का बोलबाला था। आज के तारीख में भी, चाहे ओसामा हो या फिर उनकी माताजी हिना साहब, सिवान में उनके रसूख और दबदबा का सिर्फ एक ही कारण है, जो उन्हें पूर्व सांसद और गैंगस्टर शहाबुद्दीन से विरासत में मिली है। आज भी सिवान में उनके दुश्मन शहाबुद्दीन परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन सिवान के इन्हीं साहब का एक दौर ऐसा भी था जब एक चौहान ने बार बार शहाबुद्दीन को उनके ही इलाके में दौड़ाया करते थे, जहां शहाबुद्दीन उनसे बचकर भाग रहे होते थे और वो भगा रहे होते थे। और वो शख्स था विश्वकर्मा चौहान। 1986 के विधानसभा परिषद के चुनाव से इनके बीच में अदावत कैसे शुरू हुई, उसकी कहानी तो आप पहले के ही एक एपिसोड में देख चुके हैं कि लहंगा पर न कोच पर मुहर लगेगी मोछ पर, जीतेगा भाई जीतेगा, मोछ वाला जीतेगा। अगर ये कहानी अभी तक नहीं देखी है आपने तो आप देख लीजिएगा। आगे अभी कहानी इससे आगे सुनिए कि कैसे कहानी आगे चलकर शहाबुद्दीन बनाम चौहान की हो गई। तो इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब सिवान में शहाबुद्दीन का खौफ बढ़ रहा था। कॉलेज के दिनों से ही दोनों के बीच तनातनी थी। शहाबुद्दीन जहां अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे, वहीं विश्वकर्मा चौहान जो है वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे और खुलकर शहाबुद्दीन के सामने खड़े होते थे। जी हाँ, शहाबुद्दीन के सामने। इन दोनों के बीच दबंगई में वर्चस्व को लेकर कई बार भिड़ंत हुई। कहते हैं सबसे पहले तो अचानक पीठ पीछे चौहान ने गोलियां झोंकी और शहाबुद्दीन स्कूटी छोड़कर डीएवी कॉलेज में घुस गए। इसके बाद तो खुलकर इनके बीच अदावत चली। लेकिन इस टकराव की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब विश्वकर्मा चौहान ने पुरानी किला के पास शहाबुद्दीन के एक खास आदमी संजय को गोलियों से भून दिया। ये एक ऐलान था कि सिवान में शहाबुद्दीन के अलावा भी कोई ऐसा है जो बंदूक उठाने की हिम्मत रखता है। लेकिन इसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला था, क्योंकि शहाबुद्दीन वक्त के साथ मजबूत होते चले गए। जो शहाबुद्दीन अपने दबंगई के लिए कभी गॉडफादर की तलाश किया करते थे, वो राजनीति के सहारे खुद सिवान के सुल्तान बन रहे थे। फिर क्या, शहाबुद्दीन को ये नागवार गुजरा कि जिसने उसे इतना दौड़ाया, मतलब चौहान के सिवा शहाबुद्दीन को सिवान में किसी और ने नहीं दौड़ाया, उनके साथी को भी मार दिया। अब वो भला खुलेआम कैसे घूम रहा है, उसका हिसाब भी बराबर करना होगा ना। इसलिए उन्होंने यानी शहाबुद्दीन अपने गुर्गों को भेजते हैं, लेकिन चौहान हर बार जो है ना उनसे बचकर निकल जाते थे। ये खेल कुछ सालों तक ऐसे ही चला, लेकिन जब शहाबुद्दीन पूरी तरह से सिवान का बेताज बादशाह बन गए तो उन्होंने ठान लिया कि अब चौहान को तो खत्म कर ही देंगे। इधर विश्वकर्मा चौहान भी कोई आम आदमी नहीं था। उसे भी शहाबुद्दीन के अंदर की खबर मिलती रहती थी। फिर क्या, उसे अंदाजा हो गया कि अब सिवान में रहना नामुमकिन है। अगर जिंदा रहना है तो भागना ही पड़ेगा, और उन्होंने वही किया। वो सिवान छोड़कर अचानक कहीं गायब हो चले। गायब भी ऐसे हुए कि शहाबुद्दीन के लोग ढूंढते रहे, फिर भी सालों तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। बिहार के पुराने पत्रकार ज्ञानेश्वर जी की कहानियों में मैंने सुना कि सिवान के कुछ पुराने लोगों का कहना है कि उस वक्त में चौहान जो हैं वो सिवान के साहब के प्रकोप से बचने के लिए गोरखपुर में जा बसे थे। हालांकि गोरखपुर सिवान से बहुत दूर नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा चौहान गोरखपुर में भी किसी आम जगह नहीं, बल्कि वहां के सबसे बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी के इलाके में थे। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन थे। वो डॉन या बाहुबली कह लीजिए जिसने यूपी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को शुरू किया। इसके बावजूद वो विधायक भी बने, मंत्री भी, और एक ऐसा नाम जिसके इलाके में पुलिस भी बिना इजाजत घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। जब चौहान गोरखपुर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी पहचान छुपाई।
कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में वो वहाँ भी बसते बचाते रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को सुरक्षित करने के लिए हरिशंकर तिवारी से संपर्क किया। लेकिन तिवारी का संरक्षण पाना कोई आसान काम नहीं था। उन दिनों उनका बड़ा रौला था। पहले तो चौहान को गोरखनाथ मंदिर के आसपास भी कई महीनों तक भटकना पड़ा, पर अंततः काफी कोशिश के बाद उन्हें हरिशंकर तिवारी की शरण मिली और वो उनके इलाके में सुरक्षित रहने लगे। 1 या 2 नहीं बल्कि कई सालों तक। उधर सिवान में शहाबुद्दीन बौखलाए हुए थे। वो लगातार कोशिश कर रहे थे इस बीच कि किसी भी तरह चौहान का पता लग जाए, और आखिरकार सालों बाद उन्हें खबर मिल गई कि चौहान गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के इलाके में छिपा बैठा है। लेकिन अब एक समस्या थी। गोरखपुर हरिशंकर तिवारी का गढ़ था। वहां कोई बाहरी आदमी घुसकर किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता था। और शहाबुद्दीन तो सिवान के साहब थे ना, वहां उनकी चलती थी। लेकिन हरिशंकर तिवारी की तो गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक राज चलता था। उस समय पूरे पूर्वांचल के वो राजा थे। ऐसे में सिवान के साहब के आदमियों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां जाकर गोरखपुर में उनके गढ़ में घुसकर चौहान को खत्म कर पाते या हमला कर पाते। फिर क्या, करीब करीब 1 दशक तक चौहान गोरखपुर में ही रहे। लेकिन एक बाहुबली टाइप आदमी कब तक अपने गढ़ से दूर कहीं और छिपा रहता। वक्त बीतने के साथ चौहान को भी लगा कि अब उसे अपने गढ़ वापस लौट जाना चाहिए। सिवान अपने गांव शहर में वापस लौट जाना चाहिए। उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी थी और वो अपने पुराने शहर लौटना चाहते थे। लेकिन एक डर था, और वो डर था शहाबुद्दीन, जिसकी इजाज़त के बिना अब तो सिवान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। और सिवान में तो उनको तिवारी जी भी बचाने की हिम्मत नहीं करते। जैसे तिवारी जी पूर्वांचल के राजा थे, वैसे ही शहाबुद्दीन सिवान के हुआ करते थे। अब वो असमंजस में फंस गए कि अगर वो सिवान वापस जाएंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे, या फिर शहाबुद्दीन तुरंत उन्हें खत्म करवा दें। अब कहते हैं इसी डर ने उन्हें एक नई चाल सोचने पर मजबूर कर दिया, और शहाबुद्दीन से बचने के लिए अपनी बीवी को वो आगे कर देते हैं, जिससे शहाबुद्दीन की तरफ से सुरक्षा भी मिल जाए और उनकी जान भी बची रहे। दरअसल हुआ ये कि चौहान ने शहाबुद्दीन के आगे समझौता की पेशकश रखी और साथ ही अपनी पत्नी को भी शहाबुद्दीन के पास भेज दिया। और फिर वहां जाकर विश्वकर्मा चौहान की पत्नी ने शहाबुद्दीन के हाथ में राखी बांध दी। राखी बांधने का साफ मतलब था कि अब वो शहाबुद्दीन की बहन हो गई, और उनका पति विश्वकर्मा चौहान, जो कल तक शहाबुद्दीन के दुश्मन थे, वो अब उनके बहनोई हो गए। और अब आप यहाँ खुद ही सोचिए, भला कोई भाई होगा जो अपनी बहन की मांग को सूना करेगा? कोई उसे विधवा करेगा? अब देखिए, भले ही कुछ लोगों का कहना होगा कि शहाबुद्दीन खूंखार अपराधी थे, उनके लिए क्या भाई क्या बहन, लेकिन कहने वाले बताते हैं कि ऐसा नहीं था। अब मैं यहाँ अपराधी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो था सो था। कहते हैं कि शहाबुद्दीन की एक खासियत थी, जिसे वो एक बार अपनी बहन मान लेते थे, उसकी रक्षा भी करते थे ताउम्र। यानी अब इस तरह जिसने कभी शहाबुद्दीन को सिवान के गलियों में दौड़ाया था, उन पर गोलियां बरसाई थी, अब वो दुश्मन बाहुबली के साए में सुरक्षित था। यानी विश्वकर्मा चौहान, जो कल तक शहाबुद्दीन के दुश्मन थे, अब वो उनके सामने भी सुरक्षित थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसके बाद चौहान ने सिवान में लौटकर अपने कारोबार को भी मजबूत किया। उन्होंने ज़मीन खरीदी, महंगी गाड़ियाँ भी ली, होटलें खोले और शराब के ठेके तक हासिल किए। उसकी सिवान में वापसी किसी शान से कम नहीं थी, और ये सब कुछ शहाबुद्दीन के इजाज़त से हुआ। अब जब सिवान में लोग चौहान को देखते हैं तो कहते हैं कि यही वो आदमी है जिसने कभी शहाबुद्दीन पर गोलियां चलाई थी, उसे दौड़ाया था। लेकिन आज देखो, वही आदमी कितने शान से रह रहा है। बाकी चौहान जी का सिवान में शान से रहने की वजह खुद शहाबुद्दीन ही थे, वही बाहुबली, जिसे बिहार का सबसे खूंखार अपराधी माना जाता है। बाकी यही थी आज की कहानी, जो शहाबुद्दीन के नॉर्मल कहानी से बहुत हटकर थी। आज की कहानी में शहाबुद्दीन का एक और चेहरा दिखा, जो ये दर्शाता है कि वो खूंखार तो थे, लेकिन वादा की इज्जत और रिश्तों का मान भी रखते थे। मैं देखता हूँ कमेंट में कि सिवान के बहुत सारे लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं मेरी कहानियों से, लेकिन ये मेरी कहानी कहाँ है? ये आपकी कहानी है, आपकी सिवान की कहानी है, हमारे सिवान की कहानी है।
मैं बस उन किस्सों को आपको सुना रहा हूँ जो कहीं दबा रह गया, जो कहीं पुराना है, जो मैं सुनता हूँ आप लोगों के बीच से ही, पुराने पत्रकार को, पुराने किसी किताब में या किसी आर्टिकल में लिखा होता है, उन किस्सों को ही फिर एक नई तरीके से आपके सामने लाता हूँ, जो आप लोगों से ही कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, सिवान से जुड़ा होता है। बाकी अगर आपके पास भी सिवान की कोई ऐसी कहानी है जो अनसुनी रह गई है, क्राइम की दुनिया से जुड़ी है और आपको लगता है कि लोगों को उसके बारे में भी पता लगना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं उन कहानियों पे भी कभी ना कभी बातचीत ज़रूर करूँगा। बाकी आज की ये कहानी जो शहाबुद्दीन से जुड़ी थी और काफ़ी अलग भी था, वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। पता है आपको 90% लोग जो देखते हैं कहानी वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं। दबा दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों को लेकर यूं ही आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।